हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। सब लोगों का हालचाल ठीक है? ओके, सो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास में क्लास 11 केमिस्ट्री और टॉपिक है और चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इसमें आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं एक्सेप्शन और यू कैन से लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। यानी कि ऑक्टेट रूल के भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ केसेस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, या यू कैन से कि बहुत सारे केसेस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, तो उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन या उसको हम लिमिटेशन भी बोलते हैं ऑफ ऑक्टेट रूल, जहां पे क्योंकि बॉन्डिंग बनता है, बॉन्डिंग होता है दो एटम के बीच में, बट ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। सो कहां कहां ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है? जैसे फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स involving hydrogen atom. Since in that case hydrogen completes duplet, not octet। जैसे कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन के साथ बनता है या हाइड्रोजन एटम के साथ बनता है, तो उस केस में हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन में ओनली वन सेल होता है। हाइड्रोजन में ओनली वन सेल होता है और वन सेल की कैपेसिटी और यू कैन से वन ऑर्बिटल होता है, और वन ऑर्बिटल की कैपेसिटी दो इलेक्ट्रॉन रखने की है। तो उस केस में हाइड्रोजन अपना सिर्फ डुप्लेट पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एच एफ मॉलिक्यूल या एच एफ कंपाउंड या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और यू कैन से हाइड्रोजन कंपाउंड, तो इसमें डुप्लेट कंप्लीट होता है। जैसे कि यदि एच एफ की हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्लोरीन और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर रहता है। अब फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लेता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है इस केस में दो इलेक्ट्रॉन के साझे के साथ डुप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है। या इसमें यदि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो पहले हाइड्रोजन का या पहले हाइड्रोजन एटम का एक एटम और दूसरे हाइड्रोजन का भी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन मिलके दो इलेक्ट्रॉन के हेल्प से यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते हैं। यानी कि इनके वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सो यहाँ पे भी इस केस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। दूसरा केस लेते हैं कि दूसरे केस में कैसे ऑक्टेट फॉलो नहीं होता है, ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स
like beryllium chloride, or you can say boron trifluoride, और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ETC। इसमें भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड में तो बेरिलियम में जो उनका जो कन्फ्यूजन होता है दैट इज 1s2 एंड 2s2, यानी बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यहाँ पे रख दिया, और क्लोरीन के पास 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और दूसरे साइड में भी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और 3 लोन पेयर इसके पास है, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि बेरिलियम के पास टोटल जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इधर है और 2 इधर है, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, यानी यहाँ भी बेरिलियम के साथ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन। नॉट 8 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड में, बेरिलियम क्लोराइड में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। उस तरह से यदि हम दूसरा एग्जांपल लें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ आपने 3 इलेक्ट्रॉन रख दिया, और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो 1 फ्लोरीन और 6 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ दिखा दिया। उस तरह से यहाँ भी फ्लोरीन जुड़ेगा, और एक नीचे भी फ्लोरीन जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, यानी यहाँ पे 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है फ्लोरीन का। लेकिन जो बोरान है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोरान के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बोरान हैज 6 इलेक्ट्रॉन नॉट 8 इलेक्ट्रॉन। उस तरह से तीसरा एग्जांपल लेते हैं अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का। सो अल्युमिनियम के पास भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम का वैलेंस शेल का रख दिया, और क्लोरीन में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया अल्युमिनियम के साथ, और 6 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर हो गया। उस तरह से इसमें भी यहाँ पे दूसरा जो क्लोरीन एटम है वो अल्युमिनियम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके और 6 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर इस पर आ जाता है। और तीसरा भी अल्युमिनियम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरीन का तीनों जो क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तीनों क्लोरीन एटम का ऑक्टेट पूरा है, यानी कि 2 2 4 और 6 और 8, इस तरह से सब सारे क्लोरीन का है। लेकिन अल्युमिनियम का हम देखें तो अल्युमिनियम में ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है, यानी अल्युमिनियम का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 2 4 और 2 6 ही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अल्युमिनियम हैज 6 इलेक्ट्रॉन नॉट 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बेरिलियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है बेरिलियम का। उस तरह से यहाँ पे बोरान के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, तो यहाँ भी ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है। और यहाँ पे एल्युमिनियम केस में जो एल्युमिनियम का के वैलेंस शेल में
टोटल शेयरिंग के बाद 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। तो यानी इन तीनों केस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जबकि ऑक्टेट रूल में कहा गया है कि जो भी कंपाउंड्स बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा, वो सब ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं हो रहा है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। Formation of compounds like phosphorus pentachloride, or you can say sulfur hexafluoride, or you can say iodine fluoride etc. तो इसमें देख रहे हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके साथ 5 क्लोरीन एटम जुड़ेगा। तो क्लोरीन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है सारे क्लोरीन के पास। लेकिन फास्फोरस की हम बात करें तो फास्फोरस के केस में यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो यहाँ पे फास्फोरस P has 10 electrons in वैलेंस सेल, नॉट 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यहाँ पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में हो रहा है इस कंपाउंड में। यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस का के वैलेंस सेल में मॉलिक्यूल बनाने के बाद, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने के बाद फास्फोरस के वैलेंस सेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सो सल्फर का वैलेंस सेल 6 होता है। तो इस तरह से हम सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। इसके बाद उसमें फ्लोरीन जोड़ देंगे। तो फ्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा और 6 इलेक्ट्रॉन को एज ए लोन पेयर रखेंगे। टोटल 6 फ्लोरीन एटम हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हर फ्लोरीन एटम का अपना बैलेंस यानी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। यानी हर फ्लोरीन एटम के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है आफ्टर शेयरिंग, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से सारे जितने भी 6 फ्लोरीन एटम है सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन सल्फर की हम बात करें तो सल्फर केस में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सल्फर हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस
सेल नॉट 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उसके वैलेंस सेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, यानी कि ये कंपाउंड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। कंपाउंड तो बन रहा है लेकिन सल्फर के वैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जबकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कंपाउंड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर, उस तरह से आयोडीन फ्लोराइड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। Fourth, formation of compounds of noble gas like xenon tetrafluoride या xenon hexafluoride और the krypton difluoride etc. फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। ऑक्टेट रूल में कहा गया था कि जो नोबल गैसेस हैं लाइक हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जितने भी नोबल गैसेस हैं, यानी यू कैन से इनर्ट गैसेस जो ग्रुप 18 में आते हैं, वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं, यानी वो केमिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया कि नोबल गैसेस के भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, यानी कि नोबल गैसेस ने भी बहुत सारे कंपाउंड बनाया है। इट मीन्स कि इस केस में भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ऑक्टेट रूल में कहा गया है कि नोबल गैसेस केमिकली इनएक्टिव होते हैं, इसलिए कंपाउंड नहीं बनाते, यानी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, कंपाउंड नहीं बनाते हैं। लेकिन लिमिटेशंस में देखा गया, एक्सेप्शन में ऐसा देखा गया या ऐसा पाया गया कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि जेनन टेट्राफ्लोराइड या जेनन हेक्साफ्लोराइड या यू कैन से क्रिप्टॉन फ्लोराइड, तो ये सब नोबल गैसेस के कंपाउंड है। इट मीन्स कि इस केस में भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। देन फिफ्थ पॉइंट इज odd electron bond, or you can say odd electron molecule. Are there. Odd electron bond oblique odd electron molecule are there. Odd electrons are usually 3 electrons. Odd electrons are usually 3 electrons. Three electrons bond is equivalent to half covalent bond. Half covalent bond.
ऑक्टेट रूल में ऐसा कहा गया था कि जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होता है। किसी किसी मॉलिक्यूल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होता है। तो इस केस में भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, यानी ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन आ जाता है, यानी पूरी तरह से ऑक्टेट रूल फॉलो यहाँ पे नहीं होता है। एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड बनता है दैट इज इक्विवेलेंट टू हाफ कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होता है। जो 3 इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड बनता है वो हाफ कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए नाइट्रिक ऑक्साइड, and formula of nitric oxide is NO। तो इसका यदि हम लेविस स्ट्रक्चर लिखें तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नाइट्रोजन में वैलेंस शेल 5 होता है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है हमने 5 यहाँ से दिखा दिया, 2 और 3 5। और उसी तरह से हमने ऑक्सीजन को भी दिखा दिया। तो ऑक्सीजन के 3 यहाँ हो गए, 1 यहाँ पे हो गया, टोटल 6 होता है। 3 और 1 4 और 2 हमने इसको यहाँ दिखा दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का यहाँ पे हमने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 दिखाया है, 3 और 2 5, और ऑक्सीजन का होता है 6। तो 3 यहाँ पे हो गया और 1 4 और 2 6 हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है तीनों को हम ऐसे ही रख सकते हैं, और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको एक बॉन्ड के फॉर्म में दिखा सकते हैं ऐसे, और ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है एज ए लोन पेयर। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है। सो ऐसा जबकि ऑक्टेट रूल में नहीं बताया गया था कि 3 इलेक्ट्रॉन का भी कोई बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी का भी फॉर्मेशन हो रहा है। एंड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज इक्वल टू हाफ कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होता है। उस तरह से हम इसमें यदि कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, सो दैट इज सुपर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है O2 माइनस, और इसको हम जैसे नाइट्रोजन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, तो इसको जोड़ने पे 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11। इसमें भी इसको तो हमने जस्ट जो डबल इलेक्ट्रॉन्स है इसको हमने बॉन्ड के फॉर्म में किया है। तो इसमें और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें कुछ जो हाँ बॉन्ड बन सकता था, सिर्फ हमने उसको बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो सुपर ऑक्साइड में देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 हो गया, और एक माइनस चार्ज भी है। तो माइनस चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो टोटल 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक और ले लिया तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब 13 इलेक्ट्रॉन्स को
माइनस चार्ज इस पे। तो इसमें हम देख लेते हैं 13 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 और 2 4 और 2 6, 1 7 और 9 और 4 13, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला के सिंगल बॉन्ड बना दिया, और ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन को हमने एज इट इज रख दिया, और हमने दूसरा ऑक्सीजन रखा और इस पे 2 लोन पेयर रख दिया, और पहले ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो इस तरह से, तो इसमें भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह का प्रोविजन ऑक्टेट रूल में नहीं था, जबकि ऐसा देखा गया कि इस तरह के भी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले भी कंपाउंड मिलते हैं। तो इस केस में भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, यानी कि यहाँ भी ऑक्टेट रूल का अपना लिमिटेशन है। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस कि ऑक्टेट रूल के बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में ऑक्टेट रूल के अपने लिमिटेशंस, यानी कि ऑक्टेट रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कहीं कहीं ऑक्टेट रूल वो भी नहीं हो पाता है। तो इस चीज को सुधारने के लिए ऑक्टेट रूल के जो रूल जहाँ कहीं कहीं फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद एक थियरी आई, दैट थियरी इज द कॉल्ड वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो इसको मिटा के फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है। वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको शॉर्ट में बीबीटी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी। सो दिस थियरी was put forwarded by Hitler and London in 1927। ये थ्योरी हिटलर एंड लंदन ने दिया था 1927 में, एंड फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग, और इस पे फर्दर डेवलपमेंट पॉलिंग के द्वारा किया गया था। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी was put forwarded by Hitler and London in 1927 and further developed by Pauling. So what is the valence bond theory? What is the definition of valence bond theory? So a covalent bond is formed by the partial overlapping of two half-filled orbitals, or you can say two half-filled
एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स containing electrons of opposite spin। तो ये डिफिनीशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग टू by the partial overlapping of यहाँ पे ऑफ होगा of two half-filled atomic orbitals containing electrons of opposite spin। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दो एटम के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है, और उन दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होगा जो कि पार्शियल ओवरलैप करेगा, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तभी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Strength of bond depends on the extent of overlapping। Strength of bond depends on the extent of overlapping। यानी कि जितना ही ज़्यादा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का अच्छे से ओवरलैपिंग होगा, जितना ही अच्छा से ओवरलैपिंग होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, यानी उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा यदि ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रांगर इज द बॉन्ड। दैट इज greater the overlapping, stronger is the bond। यानी ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड भी स्ट्रांग बनेगा, ओवरलैपिंग कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, बॉन्ड वीक होगा। तो ओवरलैपिंग जितना ग्रेट होगा यानी जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। यदि ओवरलैपिंग ग्रेट नहीं होगा यानी कि ज़्यादा नहीं होगा तो बॉन्ड भी स्ट्रांग नहीं होगा, यानी बॉन्ड वीक होगा। तो अब देखते हैं कि एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। Formation of H2 molecule, formation of H2 molecule। तो H2 molecules में हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम, यानी दो हाइड्रोजन एटम मिलके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इस हाइड्रोजन एटम की हम बात करें और इसका कन्फिगरेशन होता है 1s1, और दूसरे का भी कन्फिगरेशन होगा 1s1। यदि s ऑर्बिटल हम बनाएं और इसका भी s ऑर्बिटल यदि हम बनाते हैं तो यहाँ पे
एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके स्पिन को हम उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे यदि क्लॉकवाइज है तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल है और ये भी 1s ऑर्बिटल है, और ये दोनों ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये भी हाफ फील्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, इस ये भी हाफ फील्ड है। तो ये दोनों एटॉमिक हाफ फील्ड ऑर्बिटल और दोनों के इलेक्ट्रॉन का स्पिन उल्टा है यानी अपोजिट है, तो दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप करके H2 मॉलिक्यूल बना देंगे, यानी H और H के बीच कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। H2 मॉलिक्यूल इसका मतलब हाइड्रोजन एटम दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, बीच में न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसका हमने स्पिन दिखा दिया, सपोज अपवर्ड दैट इज क्लॉकवाइज, प्लस दूसरे का भी इस ऑर्बिटल है और उसका भी शेप स्फेरिकल होगा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया और इसका स्पिन दिखा दिया एंटी क्लॉकवाइज यानी कि डाउनवर्ड। अब ये दोनों पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे। पार्शियल ओवरलैपिंग मीन्स प्लस ओवरलैपिंग के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे कॉमन जोन में, दोनों इलेक्ट्रॉन कॉमन जोन में आ जाएंगे, और इसी कॉमन जोन को बोलते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग। पार्शियल ओवरलैपिंग यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यानी दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, लेकिन पार्शियल ओवरलैप करते हैं, और इस जोन को हम बोलते हैं जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे there is a maximum possibility to find the electrons. Here the electron density is very high, or you can say maximum possibility to find the electron. और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है और दोनों ओवरलैप करके जो है इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, और इसी ओवरलैपिंग के बाद तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1s ऑर्बिटल और यहाँ भी 1s, ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग के बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 मॉलिक्यूल बन जाता है, और इसको हम दिखा सकते हैं और लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H इस तरह से। That is H2 molecule. So as per valence bond theory, इस तरह से हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्शियल ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ऑक्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऑक्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं। यहाँ पे एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है, जिसमें कि दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका। Formation of
HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन एटम है और ये फ्लोरीन एटम हुआ, और इसका कन्फिग्रेशन होता है 1s1। इसका कन्फिग्रेशन हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1s1, 1s2, 2s2 एंड 2p5। ये वैलेंस सेल हुआ, यानी सेकेंड सेल इज द वैलेंस सेल। और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में। तो इसको यदि हम ऑर्बिटल के शेप में दिखाएं, सिंपल ऑर्बिटल शेप में, तो इसको ऐसा दिखा सकते हैं। और ये हाफ फील्ड, दिस इज 1s। और यहाँ पे भी हम यदि दिखाएं वैलेंस सेल को, तो 2s इज द वैलेंस सेल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल, 2p। और इट इज बेटर टू से ये 2p ऑर्बिटल है, और 2p में भी टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज 2px, 2py एंड 2pz। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर सकते हैं, और 5 है तो फिर यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, यहाँ भी पेयरिंग करेंगे, और ये ऐसे ही रह जाएगा। क्योंकि 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो 4 यहाँ, और ये 4 एंड 1 प्लस 5, और यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2s में वन एस इस तरह से। अब इन दोनों के बीच तो, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इस ऑर्बिटल के बीच और यहाँ इस ऑर्बिटल जहाँ पे कि यहाँ पेयरिंग नहीं है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे अपोजिट भी दिखा सकते हैं, अपोजिट से दिखा सकते हैं। तो इन दोनों ऑर्बिटल के बीच पार्शियल ओवरलैपिंग हुआ, यानी कि 1s के बीच एंड 2pz के बीच। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा, इलेक्ट्रॉन, और इसके स्पिन को हमने अपवर्ड दिखा दिया, दैट इज यू कैन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हाटएवर। एंड देन प्लस, अब हमें p ऑर्बिटल को दिखाना है। तो p ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, तो इस तरह से हमने डम्बल शेप में टोटल तीनों p ऑर्बिटल्स को दिखा दिया है, 2px, 2py एंड 2pz। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अपोजिट स्पिन में दिखा दिया, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपोजिट स्पिन, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हमने जो 1s का इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट में दिखा दिया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में ओवरलैप होना है। तो ओवरलैपिंग के बाद इनका जो शेप होगा,
तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये स्फेरिकल शेप का है, इस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है। यहाँ पे फ्लोरीन में टोटल वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो 7 इलेक्ट्रॉन्स का हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये है, और यहाँ भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। दोनों H और F दोनों आपस में पार्शियल ओवरलैपिंग करके HF मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इस तरह से HF मॉलिक्यूल बन जाएगा, और यहाँ पे H और F के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और कोवलेंट बॉन्ड होगा S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल के बीच में, मतलब जो ओवरलैपिंग होगी S और P ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होगी, जिसके वजह से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा और HF मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो पहला फ्लोरीन एंड दूसरा फ्लोरीन, दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में दो फ्लोरीन एटम है, तो पहला फ्लोरीन एटम एंड दूसरा फ्लोरीन एटम। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p5। वैलेंस सेल, सेकेंड सेल इज अ वैलेंस सेल, और सेकेंड सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। उस तरह से इसमें भी 1s2 2s2 एंड 2p5, इसका भी वैलेंस सेल इज अ सेकेंड सेल, और सेकेंड सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके ऑर्बिटल्स को हम दिखा देते हैं, वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स को, यानी 2s है, 2s, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होगा। देन 2p, 2p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होगा, दैट इज 2px 2py एंड 2pz। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद पेयरिंग कर देंगे। तो पेयरिंग करेंगे तो ये दो ऑर्बिटल यानी px 2px एंड 2py तो फिल हो जाएगा, लेकिन 2pz फिल नहीं होगा, ये हाफ फिल रह जाएगा। उस तरह से इसमें भी ट्विस ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, एंड देन 2p में 2px 2py एंड 2pz। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद पेयरिंग कर देंगे। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं p में, तो 2 2 4 और 1 5 हो गया। तो देख रहे हैं कि पहले एटम में भी, फ्लोरीन के पहले एटम में भी एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, पहले एटम में भी एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, और दूसरे एटम में भी एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, यानी कि पहले एटम में भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे एटम में भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जिसमें कि इनके इलेक्ट्रॉन आपस में अपोजिट होते हैं, तो ओवरलैप करते हैं, पार्शियल ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनाते हैं।
2pz and this will be 2py and 2px। और यहाँ पे हम इसके दो इलेक्ट्रॉन को जो पेयर हो चुका है उसको दिखा देते हैं, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन में दिखा दिया। और ये हो गया फ्लोरीन एटम, यानी पहला फ्लोरीन एटम आप कह सकते हैं, पहला फ्लोरीन एटम। फिर इसी तरह से दूसरे फ्लोरीन एटम को भी हम दिखा देंगे। टू पी जेड, 2py एंड 2px। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन, और इसके अपोजिट में स्पिन में दिखा दिया। यदि ये अप साइड है तो दूसरे को हमने डाउन साइड में दिखा दिया, यानी डाउनवर्ड दिखा दिया। और ये दूसरा फ्लोरीन एटम है, ये भी फ्लोरीन एटम, यानी पहले फ्लोरीन एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, और यू कैन से पार्शियल ओवरलैपिंग करेगा। तो टू पी एक्स, 2py, टू पी एक्स, 2py, और ये हो जाएगा 2pz। और इसी तरह से यहाँ भी 2pz, और यहाँ पे ओवरलैपिंग के बाद यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यानी पहले एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसको हम कह सकते हैं F2 मॉलिक्यूल, यानी कि फ्लोरीन पहला आइटम, फ्लोरीन का दूसरा आइटम, दोनों आपस में क्लब अप होकर ओवरलैपिंग करके फ्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरह से दोनों एटम के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है। एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दो एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है, जिसमें दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। सो दिस इज द न्यू थ्योरी, और यू कैन से ये जब ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस आया, कुछ एक्सेप्शन आया कि ऑक्टेट रूल कहीं कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कहीं कहीं लागू नहीं होता है, तो उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लाया गया, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, जिसके अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।